द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। प्रमुख शिक्षा केंद्र इस प्रकार हैं। यद्यपि रामायण, महाभारत एवं पुराणों से हमें अनेक गुरुकुलों के नाम ज्ञात होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने संदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की थी। राम ने वशिष्ठ आश्रम में एवं कौरव पांडवों ने गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त कश्मीर, वाराणसी, नासिक, उज्जैनी, मथुरा, कांची, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि अनेक शिक्षा के केंद्र थे। उनमें से कुछ स्थान बाद में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह वर्तमान में पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास स्थित है। दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। यह बिहार में पटना के 100 किलोमीटर दूर स्थित है। तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह भी बिहार में स्थित है। और चौथा है वल्लभी विश्वविद्यालय। यह गुजरात में स्थित है। पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में पटना से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य भी कहते हैं, उसके द्वारा 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की गई थी। बाद में गुप्त राजाओं ने एवं इसके बाद कन्नौज के हर्षवर्धन एवं बंगाल के पाल शासकों ने भी इसको संरक्षण दिया था और यह बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसका विध्वंस कर दिया और इसे जला दिया था। कहा जाता है कि इसकी पुस्तकों के जलने में लगभग 3 महीने लगे थे, अर्थात इसमें इतनी पुस्तकें थी कि बहुत दिनों तक ये जलता रहा। यदि ये पुस्तकें भारत में होती तो हो सकता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान से और परिचित होते। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत विस्तृत विश्वविद्यालय था। चीनी यात्रियों ने जैसे फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग आदि ने इसका वर्णन किया है। नालंदा के बारे में कनिंघम ने इसका उत्खनन कराया था और इसके उत्खनन से इसका जो क्षेत्रफल है वह 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा फैला हुआ था। इसके चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी और जिसमें अनेक भवन थे। इन भवनों में 4 प्रकार के भवन थे। पहला था छात्रावास, जिसमें छात्र का निवास था। दूसरा था पुस्तकालय के कक्ष। तीसरा था शिक्षण कक्ष और चौथा था धार्मिक भवन। नालंदा विश्वविद्यालय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। नालंदा में व्याख्यान हेतु 7 विशाल सभागार हॉल थे, जिसमें व्याख्यान होते थे एवं 300 कक्ष थे जिनमें विद्यार्थी अध्ययन करते थे। नालंदा में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 3 भवन मुख्य थे, रत्नोदधि, रत्नसागर एवं रत्नरंजक। एक भवन तो 9 मंजिला था। इनमें विशाल पुस्तकालय था जिनमें विद्यार्थी देश विदेश से अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए आते थे। यह विश्व का सर्वप्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ पर अपने विकसित काल में 10,000 छात्र एवं 2,000 अध्यापक कार्यरत थे। नालंदा में
प्रवेश परीक्षा के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश होता था। परीक्षा मौखिक होती थी। प्रवेश द्वार पर विद्वान छात्रों से परीक्षा लेकर के और अध्ययन करते थे। इसके अंदर वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकता था जो परीक्षा में सफल हो जाता था। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। विद्यार्थी अपने आवास एवं भोजन भी निःशुल्क पाता था। यहाँ पर पढ़ाने वाले विषयों में वेद, वेदांग, ज्योतिष, इतिहास, पुराण, शिक्षा, विज्ञान, बौद्ध दर्शन, चिकित्सा, शिल्प आदि थे। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए वहाँ के शासकों ने 200 गांव दान में दे रखे थे, जिनसे जो आय प्राप्त होती थी वो इस विश्वविद्यालय के रखरखाव में व्यय होती थी। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय उस समय तत्कालीन विश्व का एक महान विश्वविद्यालय था। वर्तमान में नालंदा में पुनः एक नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह नालंदा से भी प्राचीन है। तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष द्वारा की गई थी। महाभारत में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित है। इसकी स्थापना ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। यहाँ पर शिक्षण विषय वेद, व्याकरण, 18 प्रकार के शिल्प, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि थे। यहाँ पर शल्य चिकित्सा की शिक्षा विश्वविख्यात थी। तत्कालीन विश्व में उस समय शल्य क्रिया के लिए ये सर्वप्रसिद्ध था। यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय सुश्रुत ने, जो कि शल्य चिकित्सा के विद्वान थे, ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर पढ़ने वालों में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व इस प्रकार हैं, जैसे पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी लिखी थी और पाणिनि ने यहीं पर अध्ययन किया था। पाणिनि के पश्चात कौटिल्य, जो कि मौर्य काल के एक प्रसिद्ध लेखक हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये भी तक्षशिला से पढ़े थे और वहाँ पर अध्यापन भी करवाते थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक, जो कि मौर्य, जो कि पटना में अपनी चिकित्सा देता था, उसने भी यहीं पर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अगला विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध भी नालंदा से था। यह बिहार के भागलपुर के पास स्थित है और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के लगभग बंगाल के राजा धर्मपाल ने की थी। यहाँ पर व्याकरण, न्याय, दर्शन एवं तांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था थी। यहाँ बौद्ध दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। एवं अगला विश्वविद्यालय है वल्लभी विश्वविद्यालय। यह गुजरात के सौराष्ट्र में है। इसका समय 5वीं शताब्दी है। इसकी स्थापना गुजरात के मैत्रक शासकों ने की थी। यहाँ पर व्याकरण, तर्कशास्त्र, साहित्य इत्यादि विषय पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार तत्कालीन संसार में, जहाँ पर यूरोप एवं अमेरिका इत्यादि में व्यक्ति आदि मानव की तरह वन में रहता था, भटकता था, कंदमूल खाता था, उस समय भारत में शिक्षा के महान केंद्र थे।
स्वयं अल बरूनी के अनुसार भी जब भारत में वो आया तब उसके अनुसार भारत में स्थान स्थान पर शिक्षा के केंद्र थे, और ये जो कुछ प्रसिद्ध हैं ये उस समय बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र थे, जो उस समय के हम मान सकते हैं कि यहाँ पर चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ तक कि मध्य एशिया के विद्यार्थी भी अध्ययन करने आते थे। श्रीलंका के विद्यार्थी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये उस समय के सही अर्थों में विश्वविद्यालय थे। कालांतर में विदेशी आक्रमणों के कारण धीरे धीरे ये नष्ट हो गए एवं इनकी ख्याति धूमिल हो गई। धन्यवाद।